हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉज इन इंडिया विच इज़ यूनिट 2 ऑफ योर लीगल स्टडीज बुक। सो क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम इज एनी एक्टिविटी जो लॉ प्रोहिबिट करता है एंड जिसके लिए लॉ में पनिशमेंट गिवन है। सो क्राइम हैज टू एलिमेंट्स। फर्स्टली इट इज एन अनलॉफुल एक्ट एंड सेकेंडली इट इज पनिशेबल बाय द स्टेट। और स्टेट का यहाँ पे मतलब है पनिशेबल बाय इंडियन लॉज। क्राइम को 5 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मींस किसी पर्सन के पर्सनल बॉडी के अगेंस्ट, लाइक अगर आपने मर्डर कर दिया, असॉल्ट किया या रेप किया, सो इससे पर्सनल बॉडी को हार्म होता है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन। सेकेंड आ गया क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी को थेफ्ट कर लिया, चोरी कर लिया या रॉबरी कर ली उस प्रॉपर्टी की, या उस प्रॉपर्टी को कुछ हार्म कर दिया, डैमेज कर दिया, तो वो इस कैटेगरी में आता है, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थर्ड इज क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। नाउ इसमें ना तो किसी बॉडी को हार्म होता है ना किसी प्रॉपर्टी को हार्म होता है, बट स्टिल ये ऐसे क्राइम्स होते हैं जो मोरालिटी के अगेंस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग करना या ड्रग्स का सप्लाई करना, ड्रग्स यूज करना, ये सारे क्राइम्स अगेंस्ट द मोरालिटी हैं। फोर्थ है हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम। अब ये वाइट कॉलर क्राइम होते हैं बिग ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर किसी स्पेशल हाई सोशल स्टेटस वाले पीपल ऐसा क्राइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, ब्राइबरी, किसी कोर्ट के जजेस ने करप्शन कर ली या पब्लिक सर्वेंट्स करप्शन करें या किसी बिग कंपनीज के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से मैनेजर्स कोई करप्शन करें, ब्राइबरी ले किसी से, या कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी करें जो हाई सोशल के स्टेटस के पीपल करें, उन्हें कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। देन आ गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज द नेम सजेस्ट एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है एंड वो मिलके ये क्राइम करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ माफियाज मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स का सप्लाई उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या लिकर का सप्लाई करें, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। क्राइम करने के 4 स्टेजेस होते हैं जिसमें एक पर्सन क्राइम करता है। किसी भी क्राइम को करने का फर्स्ट स्टेप होता है इंटेंशन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का पर्पस है, ए के मन में आया कि उसे बी को किल करना है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल राइवलरी पास्ट में जो हुई थी। नाउ जब ए के मन में ये थॉट आया कि उसने बी को किल करना है, तो वो होता है फर्स्ट स्टेप, दैट इज ए के मन में इंटेंशन आया कि उसने बी को किल करना है। अब ए बनाता है प्लान कि वो किस वे से बी को किल कर सकता है। सो ए सोचता है कि मैं उसके फूड में पॉइजन मिक्स करके बी को किल कर सकता हूँ। सो ए जाता है मार्केट एंड वहाँ से पॉइजन परचेज करता है। सो ये जो पॉइजन परचेज करने का स्टेप हो गया, ये हो गया सेकेंड स्टेप, प्रेपरेशन, क्योंकि उसने क्राइम कमिट करने के लिए प्रेपरेशन किया, पॉइजन परचेज किया। देन ए जाता है बी के घर एंड बी के फूड में पॉइजन मिक्स करता है। तो यहाँ इस स्टेप को हम बोलेंगे अटेम्प्ट, कि उसने अटेम्प्ट किया है बी को किल करने का। एंड लास्ट स्टेप होता है कमीशन। अब ए जब फाइनली वो फूड बी को सर्व कर देगा, उसके खाने में उसके सामने रख देगा, देन उसे हम बोलेंगे कमीशन। सो ये होते हैं 4 स्टेप्स ऑफ क्राइम, जिसमें से अगर आपने इंटेंशन किया है या आपने कोई भी प्रेपरेशन करी है तो लॉ उसे पनिशेबल नहीं मानता है। बट जब आप अटेम्प्ट करते हैं या कमिट करते हैं क्राइम, उन दोनों ही स्टेजेस में इवन इफ सामने वाला पर्सन जिसके अगेंस्ट आप क्राइम कर रहे हैं उसे हार्म हो या ना हो, उसे इंजरी हो या ना हो, देन ऑल्सो अगर आपने अटेम्प्ट किया है या अगर आपने कमिट करने का ट्राई किया है, देन आपका वो स्टेप होगा पनिशेबल बाय लॉ। फर्दर आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम किन 2 चीज़ों से बना है। सो अगर ए ने पिछले एग्जाम्पल में बी को पॉइजन दे के मारा, तो इस क्राइम में बेसिकली 2 चीज़ें इन्वॉल्व थी। फर्स्ट था उसका गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब उसका गलत इंटेंशन, गिल्टी माइंड हेयर, गलत इंटेंशन था उसको बी को किल करने का, तो ये होता है हमारा पहला एलिमेंट। और सेकेंड एलिमेंट होता है गिल्टी एक्ट। ए ने बी को पॉइजन दिया तो वो था उसका रॉन्गफुल एक्ट, गिल्टी एक्ट। सो इस एग्जाम्पल में दोनों चीजें थी, पहले उसके इंटेंशन था कुछ एक्ट गलत करने का बी के साथ, और फिर उसने उस इंटेंशन को एक्ट में चेंज किया, पॉइजन देके उसे मारा। तो इन दोनों चीजों को हम कहते हैं एक्टस रियस और मेंस रियस। मेंस रियस होता है मेंटल एलिमेंट, गिल्टी माइंड ऑफ द पर्सन, और एक्टस रियस होता है
गिल्टी एक्शन ऑफ द पर्सन, कि जब वो एक्शन कमिट करता है और उस एक्शन और ऐसा एक्शन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। सो ये होते हैं दो एलिमेंट्स, और हर एक क्राइम में ये दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत ही रिक्वायरमेंट कंडीशन है, अदरवाइज वो एक्ट क्राइम नहीं माना जाएगा। एक लैटिन फेज है बहुत ही ज़्यादा फेमस, एक्टिस नॉन फेसिट्रियम नीसी मिनसेट्रिया। इसका भी यही मतलब है कि एक एक्ट में अगर मेंटल एलिमेंट और फिजिकल एलिमेंट, दैट मीन्स मेंस रिया एंड एक्टस रिया प्रेजेंट है, तभी वो एक्ट को क्राइम माना जाएगा। फर्दर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो लीगली ब्लेम वर्दी। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल एक्ट करने से आप गिल्टी नहीं होगे, अगर आपने फिजिकल एक्ट किया है तो उसके साथ साथ आपका मेंटल एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स for an act to be termed as crime, it must be accompanied by mental element also. एक्ट हो गया आपका फिजिकल एलिमेंट, और फिजिकल एलिमेंट के साथ आपको मेंटल एलिमेंट भी कंबाइन करना है अपने इस एक्ट को क्राइम में कन्वर्ट, क्राइम माना जाने के लिए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि एक आर्मी मैन है, अब वो बॉर्डर पे पोस्टेड है। सो उसकी क्या ड्यूटी होती है कि अगर उसे कोई भी राइवल दिखे, क्रिमिनल दिखे, टेररिस्ट दिखे, उसे शूट करना। सो ये उसकी ड्यूटी होती है, उसे शूट करना। उसने तो जो एक्ट किया है, वैसे तो किसी को शूट करना इलीगल एक्ट है, प्रोहिबिटेड है, बट यहाँ पे बिकॉज इस आर्मी मैन की ये ड्यूटी थी, तो इसका यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं था उसको गलत वे में उस पर्सन को हार्म करने का, बिकॉज ही वॉज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी। देयरफॉर इस एक्ट को हम क्राइम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स, एक्टस रिया और मेंस रिया, दोनों कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर होता है जो जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिलती है, फांसी की सजा, उन्हें फांसी देना। सो उसका क्या काम होता है, जिनको भी पनिशमेंट मिलती है उन्हें फांसी देना। अब वो एक्ट तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये एक्ट से, वो अपने एक्ट से किसी का मर्डर कर रहा है, बट क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, लॉ ने उसको ये ड्यूटी दी है, देयरफॉर हम उसे क्राइम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका एक्ट भी गलत नहीं है और उसका मेंटल एलिमेंट भी गलत नहीं है। नाउ यू नो इंडियन पिनल कोड IPC बेसिकली मेन बुक ऑफ स्टैट्यूट है हमारे इंडिया में, जहाँ पे जिसमें सारे क्राइम्स एंड उनकी पनिशमेंट गिवन है। सो इस IPC का सेक्शन 32 हमें क्राइम की डेफिनेशन देता है। ये सेक्शन कहता है कि क्राइम इंक्लूड्स एक्ट्स प्लस द इलीगल ओमिशंस। नाउ एक्ट्स आपको क्लियर है कि कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करना, किसी को मारना, मर्डर करना, रॉबरी करना, वो सब आ जाता है एक्ट में, और वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो वो क्राइम बन जाएगा। अब इलीगल ओमिशन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन एक पूल में जाके सिंक हो गया, डूब रहा है एक पर्सन। अब उस पूल की टेक केयर की जिम्मेदारी दी गई थी ए को वहां का टेक केयर बनाया गया था, केयर टेकर बनाया गया था, एंड ए की ड्यूटी थी कि अगर कोई भी उस पूल में डूब रहा हो या किसी को भी इनकन्वीनियंस आ रही हो, तो ए को जॉब पे रखा गया था कि ए की ड्यूटी है उस पर्सन को बचाना। अब इस सिनेरियो में जब एक पर्सन पूल में डूब रहा है, ए उसको देख के इग्नोर करता है और उसकी हेल्प करने नहीं जाता है, तो यहाँ पे ए की ड्यूटी थी हेल्प करना, पर वो हेल्प नहीं करता है, इसलिए हम इसे मानेंगे इलीगल ओमिशन। तो यही मतलब है इलीगल ओमिशन का, कि जिसकी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने से पीछे हट रहा है, तो उसको भी हम मानेंगे क्राइम। वेयर एज अगर एक पर्सन पूल में डूब रहा हो और कोई पास में कोई खड़ा हो जिसकी ड्यूटी नहीं है और वो इस पर्सन की हेल्प नहीं करता, देन ये पर्सन बी लायबल नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में बी तो बस वहां पूल के पास खड़ा था, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी किसी को सेव करना, बट क्योंकि ए की ड्यूटी थी और उसने तब भी सेव नहीं किया, तो ए के पार्ट पे ये हम माना जाएगा उसका एक्ट क्राइम, वेराज सेम एक्ट बी के लिए क्राइम नहीं माना जाएगा। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज आपकी बुक में गिवन है इसके लिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर एंड करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें यही बातें कही गई हैं कि एलिमेंट ऑफ मेंस रिया मस्ट बी ऑलवेज रेड इनटू अ स्टैट्यूटरी पीनल प्रोविजन, मतलब अगर पीनल प्रोविजन में नहीं भी मेंशन है तो मेंस रिया हम हमेशा कंसिडर करेंगे, और एक एक्ट को तभी क्राइम मानेंगे जब फिजिकल एक्ट और मेंस रिया दोनों ही उसमें प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो। सेकेंडली इसमें बोला गया है कि आप एक क्राइम से मेंस रिया को तभी एक्सक्लूड करेंगे जब स्पेसिफिकली आपके स्टैट्यूट में मेंशन है।
कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स होते हैं लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एनडीपीएस एक्ट, कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि अगर पर्सन ने फिजिकल एक्ट रॉन्ग किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। उन केसेस में हम मेंटल एलिमेंट नहीं देखते हैं। तो उन केसेस में तो यही वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर तो स्पेसिफिकली मेंशन है स्टैट्यूट में तो मेंस रिया देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको हर एक केस में मेंस रिया को देखना ही देखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले यूनिट में भी एक्सप्लेन किया गया था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो एक्ट्स होते हैं जहां पे आप कोई भी डेंजरस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या कोई भी डेंजरस एनिमल अपने लैंड पे लाते हैं, लाइक आपने कोई भी फिरोशियस डॉग अपने लैंड पर रखा है या कुछ आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपको डेडली गैस के साथ काम करना पड़ रहा है। सो उन केसेस में अगर आपके उस डेंजरस थिंग की वजह से किसी और को हार्म होता है देन उन केसेस में आप लायबल माने जाते हो, इवन दो आपका इंटेंशन मतलब मेंस रिया नहीं था किसी को हार्म पहुंचाने का। सो ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस होते हैं इनको माना जाता है काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू मेंस रिया, बिकॉज ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम विदाउट मेंस रिया देखे सिर्फ फिजिकल एक्ट के बेसिस पे एक पर्सन को क्रिमिनल बोल देते हैं। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस को हम डीम्ड लायबिलिटी या विकेरियस लायबिलिटी के ऑफेंसेस भी बोलते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कुछ एक्ट्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर एक पर्सन ने एक्ट कोई भी रॉन्ग किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, इवन दो उसका इंटेंशन था या नहीं था, मतलब मेंस रिया था या नहीं था हम वो नहीं देखेंगे, अगर एक्ट रॉन्ग है तो पनिशमेंट मिलेगी। वही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड वही ये सारे एक्ट सेम ही बात बोलते हैं। नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन और मोटिव। अब इंटेंशन आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप होता है क्राइम कमिट करने का, बट एक बहुत ही सिमिलर वर्ड के साथ हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं, दैट इज मोटिव। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। इंटेंशन का मतलब होता है जब भी आप कोई एक एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट को करने का आपका पूरा मन था, आप अपनी मर्जी से उस एक्ट को कर रहे हैं और ऐसा कोई केस नहीं है कि गलती से आपसे वो एक्ट हो गया। नो, आपको उस एक्ट के आउटकम का भी पता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रॉपर आप सोच के वो एक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है आपका इंटेंशन। और क्रिमिनल लॉ में हम हमेशा इंटेंशन को मेंस रिया भी कह देते हैं, हमेशा वो देखते हैं अगर इंटेंशन होगा पर्सन का रॉन्ग तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। वेयरएज मोटिव का मतलब कुछ और होता है। मोटिव होता है क्राइम करने के पीछे का ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है आपको, पर यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पर्सन था, उसने एक ब्रेड का टुकड़ा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, चोरी किया। नाउ यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या था? चोरी करना। सो जो उसने ब्रेड का टुकड़ा चोरी किया वो यहाँ पे माना जाएगा इंटेंशन। बट उसने वो ब्रेड का टुकड़ा, पर्पस क्या था चोरी करने का? पर्पस उसका ये था कि उसके घर पर उसकी वाइफ एंड चिल्ड्रन भूखे थे, उनके पास मनी नहीं था फूड परचेज करने के लिए, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने ब्रेड स्टील किया। सो यहाँ पे ब्रेड चोरी करना इंटेंशन है, बट ब्रेड की चोरी क्यों की गई? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो वो हमारा माना जाएगा मोटिव। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। अब मोटिव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन अगर ब्रेड स्टील कर रहा है तो वो यहाँ पे मोटिव अच्छा था कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, बट ऐसा भी केस हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से ब्रेड उससे रिवेंज लेने के लिए चोरी कर रहा है, तो यहाँ पे मोटिव हो गया बैड। सो मोटिव कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, मोटिव कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इसीलिए मोटिव को कंसिडर नहीं करते हैं क्रिमिनल लॉ में, हमेशा इंटेंशन देखा जाता है। इंटेंशन चोरी करने का था तो पनिशमेंट मिल जाएगी, इवन दो मोटिव अच्छा था कि उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ कि वाई क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट्स क्यों दी जाती हैं एंड पूरा पर्पस क्या है कुछ एक्ट्स को क्राइम बनाने का, एंड इसे हम थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल लॉ भी बोलते हैं। सो पहली थ्योरी है रेट्रीब्यूशन की। फर्स्ट रीजन इज रेट्रीब्यूशन। अब रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बैलेंसिंग एक्ट,
बेसिकली इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जिसने जितना गलत एक्ट किया है उसे उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो जितना आपने गलत एक्ट किया है उसके बराबर में, उसके बैलेंस में आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का मर्डर किया है एंड वो पर्सन मर गया है, सो उसके बराबर की पनिशमेंट क्या होगी, आपको भी मार दिया जाए। सो अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। सो रेट्रीब्यूशन का बेसिक मतलब है बैलेंस, राइटिंग ऑफ बैलेंस, कि आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, जितना गलत करोगे उतनी पनिशमेंट मिलेगी, ना ज्यादा ना कम। सो सेकंड हमारे पास आता है डेटरेंस। अब डेटरेंस का मतलब होता है कि आप एक क्रिमिनल को इस तरह की पनिशमेंट देते हो जिससे वो सोचे कि जिससे उसके मन में दोबारा वो क्राइम करने का ख्याल भी ना आए एंड बाकी लोग भी उस पनिशमेंट को देख के डरे। सो डेटरेंस से आप एक क्रिमिनल के माइंड में और सोसाइटी के माइंड में एक डर बिठाना चाहते हो, सो दैट वो क्रिमिनल एक्ट दोबारा रिपीट ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ए ने बी को हर्ट किया है विद अ बैट, उसने बी को हर्ट किया है एंड वो ग्रीवियसली हर्ट हो गया है बहुत बुरी तरीके से एंड ही इज इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन द हॉस्पिटल। सो लॉ क्या करेगा, लॉ ए को कैपिटल पनिशमेंट देगा, मतलब इतनी ज्यादा इफेक्टिव एंड इतनी ज्यादा क्रूअल पनिशमेंट देगा कि बाकी लोगों के मन में एक डर बैठे कि नहीं, ये क्राइम दोबारा से नहीं करना है। सो दिस इज डेटरेंट इफेक्ट। बेसिकली हम इसे डेटरेंट इफेक्ट बोलते हैं लॉ में, कि किसी के माइंड में डर बिठाना और उसे स्टॉप करना। सो इस थ्योरी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप द क्रिमिनल्स फ्रॉम कमिटिंग फर्दर क्राइम। थर्ड हमारे पास आ जाता है इनकैपेसिटेशन। इसका मतलब होता है क्रिमिनल्स को सोसाइटी से सेपरेट कर दो। अगर एक पर्सन ने क्राइम किया है तो उसे प्रिजन में डाल दो, वो नॉर्मल अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर सकता, उसे प्रिजन में ही रखो जब तक वो प्रॉपर तरीके से उस ठीक ना हो जाए। सो दिस इज इनकैपेसिटेशन, जस्ट सेपरेट कर दो क्रिमिनल्स को। फोर्थ आ जाता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स ट्रांसफॉर्म करना है क्रिमिनल को। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट देना नहीं होता, यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है एक क्रिमिनल को उसकी गलती को रियलाइज करवाना, उसे सॉरी फील करवाना एंड उसे ट्रांसफॉर्म करना कि आगे फ्यूचर में वो ये क्राइम कभी ना करे। सो यहाँ पे उसे कम्युनिटी सर्विस दे दी जाती है या कुछ स्पेशल तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे उनसे काम करवाया जाता है, उन्हें स्किल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन करवाया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है, बट एज सच कोई हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती। लास्ट हमारे पास आ जाता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का अगर हम वैसे भी मीनिंग देखें तो होता है रिपेयर। सो इसका मतलब होता है अगर आपने विक्टिम को हार्म किया है तो अब आप उस विक्टिम को कंपनसेट करो सो दैट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ए ने बी को हर्ट किया है तो अब ए ही बी के मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस देगा, राइट? कि जितना आपने हार्म किया है आप उतना ही उसे कॉम्पनसेट करो, उसे वापस पे बैक करो सो दैट विक्टिम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए जैसा कि वो पहले था इंजरी लेने से पहले। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो हमारे पास बेसिकली जो दो मेन सोर्सेज हैं वो है इंडियन पीनल कोड एंड दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इंडियन पीनल कोड में हमारे पास सारे क्राइम्स गिवन है और उनकी पनिशमेंट गिवन है, वेयरएज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हमारे पास गिवन है प्रोसीजर कि एक क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगा, एफआईआर कैसे फाइल होगी, पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं, कोर्ट में कैसे एक्यूज को लाया जाएगा, वो ओथ कैसे देगा, तो वो सब गवर्न होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। देन हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट एक्ट आता है द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब है यहाँ पे एविडेंस कैसे दिया जाएगा, किन चीज़ों को हम एविडेंस मानेंगे, किन चीज़ों को हम एविडेंस नहीं मानेंगे एंड किस एविडेंस पे हम स्ट्रांगली रिलाई कर सकते हैं और किन पे हम स्ट्रांगली नहीं रिलाई कर सकते, वो सब इस एक्ट में कवर होता है। सो इन सभी एक्ट्स को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। टिल देन आप ये वीडियो देखिए, कोई भी डाउट हुआ तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड डिटेल्ड नोट्स के लिए इस चैप्टर के हमें डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।